कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। अपने विषय पर आने से पूर्व हमारा आज का मंत्र है पंचाक्षर मंत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पंचाक्षर मंत्र हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। आज हम पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिसे हम 3 बार उच्चारित करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़िए, आंखें बंद और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाथों को रगड़िए। सारी एकत्रित ऊर्जा अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर धीरे धीरे आपकी खोलिए। बच्चों, आज का हमारा पाठ है संधि, जो व्यवहारिक दृष्टि में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले संधि के बारे में जान चुके हैं। एक बार थोड़ी सी पुनरावृत्ति करने के बाद विषय में आगे बढ़ते हैं। संधि से हमारा तात्पर्य है, संधि शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है मेल, जोड़ना। जैसा कि हमने उदाहरण से समझा था, जिस प्रकार आप और आपके मित्र के बीच में या आपके भाई बहन के बीच में झगड़ा हो जाता है या मनमुटाव हो जाता है, और कुछ समय के बाद जब वो झगड़ा खत्म हो जाता है तो आपस में वापस मेल हो जाता है। तो जो वो मेल है उसे हम संधि के नाम से जानते तथा समझते हैं। इसी प्रकार ये तो आपके उससे एग्जाम्पल हो गया, इसी उदाहरण हो गया। उसी प्रकार हम देश के उससे भी समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत देश के वासी हैं। भारत एक विशाल देश है जिसका अपने पड़ोसी देशों से संबंध रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, पड़ोसी देशों के साथ कभी कभी विरोधात्मक संबंध भी हो जाते हैं। जैसे पड़ोसी देश विरोधी बनकर खड़े हो जाते हैं, और ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। जब सब कुछ ठीक हो जाता है, मुद्दे सुलझ जाते हैं, तो आपस में मेल हो जाता है, यानी कि संधि हो जाती है। तो उसे हम इस प्रकार समझते हैं कि अब जो है भारत और कोई भी पड़ोसी राज्य, उसके बीच में संधि हो गई। जैसा कि अभी एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से, उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे अभी भारत के साथ भारत और चीन में मनमुटाव चल रहा है। कुछ ऐसे जो है मुद्दे हैं जिसको लेकर चीन भारत का विरोधी और भारत चीन का विरोधी है। परंतु जब सब ठीक हो जाएगा तो आपस में दोनों देशों में संधि हो जाएगी, मेल हो जाएगा। तो संधि का अर्थ आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। विषय जो है संधि की परिभाषा आप सब जान गए होंगे। 2 शब्दों के मेल को, 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। सभी छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास अवश्य रखेंगे, ताकि आप साथ साथ व्याकरणिक भाषा के रूप में भी अच्छे से समझ पाएं। 2 शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण सहित हमने जाना। अब हम बात करते हैं संधि के भेद के बारे में। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हम स्वरों के बारे में बात करते हैं, यानी कि स्वरों के आधार पर जो विकार उत्पन्न होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम व्यंजनों के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसके बारे में बात करते हैं। और विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग के कारण जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ उसके लिए हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वर संधि के हमने 5 भेदों के बारे में पढ़ा: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इन 5 संधियों के बारे में आपने जाना कि दीर्घ संधि जब हस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद हस्व या दीर्घ अ ई ए आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ स्वर आ, ई,
ऊ बन जाते हैं, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी कि दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है बड़ा या विशाल। तो यानी कि आपने जैसे दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार दीर्घ का शाब्दिक अर्थ कभी भी नहीं बदलेगा। तो दीर्घ के शाब्दिक अर्थ से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा कि अ या आ के बाद यदि ई आए तो ए, उ आए तो ओ, तथा री आए तो अर हो जाता है। इसे हमने उदाहरणों से समझा। फिर हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा, यदि अ आ के बाद ए आए तो ए, ओ आए तो ओ हो जाता है। फिर हमने उदाहरणों से इस बात को समझा। यण संधि में हमने पढ़ा, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी कि कोई विजातीय स्वर आए जो इस जाति का ना हो, तो ई का य और ऊ का व तथा री का र हो जाता है, और आगे आने वाला असमान स्वर यानी कि विजातीय स्वर उसमें मात्रा के रूप में वो जुड़ जाता है। फिर हमने अयादि संधि के बारे में पढ़ा, यदि ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का अय और ए का आए और ओ का अव तथा ओ का आव हो जाता है, और आगे आने वाले असमान स्वर उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। ये आपने जाना। ये थे हमारे स्वर संधि के 5 भेद, जिसमें एक था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण संधि, तीसरा था वृद्धि संधि, चौथा था यण संधि, 5वां था अयादि संधि। स्वर संधि को हमने अच्छे से जाना और समझा। आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। अगर हम व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्यंजन संधि के अंतर्गत व्यंजनों के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। पाठ्य पुस्तक में देखिए, जब व्यंजन के साथ जुड़ने वाली 2 ध्वनियों में से एक स्वर हो या फिर दोनों व्यंजन हो, मतलब एक स्वर एक व्यंजन हो तो भी, या फिर दोनों व्यंजन हो, तो वहां व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के इसका पहला नियम है कि व्यंजन के 5 वर्गों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पहले क, च, ट, त, प के बाद, मतलब क वर्ग का पहला व्यंजन क, च वर्ग का पहला व्यंजन च, ट वर्ग का पहला व्यंजन ट, त वर्ग का पहला व्यंजन त और प वर्ग का पहला व्यंजन प के बाद कोई स्वर अथवा उसी वर्ग का तीसरा, चौथा या कोई अंतस्थ व्यंजन क्या है, य, र, ल, व आए। ये सब आप अपने वर्णों के वर्ण विचार में पाठ में पढ़ चुके हैं। तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन, क वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या होगा, ग, च वर्ग का तीसरा व्यंजन ज, ट वर्ग का तीसरा व्यंजन ड, त वर्ग का तीसरा व्यंजन द और प वर्ग का तीसरा व्यंजन ब में बदल जाता है। इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे क वर्ण के साथ अगर अ जुड़ा तो बन गया क, यानी कि तीसरा व्यंजन आ गया, तो दिक जमा अंबर, दिगंबर। इसी प्रकार क जमा ग तो बन गया गग, दिक जमा गज, दिग्गज। तो ये सारा जो हमारे पास नियम है, ये इन उदाहरणों के द्वारा आपको समझाया गया। जैसे क जमा ई, गी, वाग जमा ईश, वागीश। क जमा द, गद, वाग जमा दान, वागदान। क जमा ज, गज, वाग जमा जाल, वागजाल। तो बच्चों, आज हम जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में कि विसर्ग संधि क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विसर्ग संधि के अंतर्गत हम विसर्ग के द्वारा होने वाले परिवर्तनों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे कैसे। जैसे इसका क नियम देखिए, जब विसर्ग से आगे कोई व्यंजन हो, विसर्ग से आगे कोई व्यंजन हो
तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा रंजन, विसर्ग के आगे व्यंजन है तो क्या होगा, ओ हो जाएगा, मनोरंजन। तपः जमा वन, तपोवन। शिरः जमा रेखा, शिरोरेखा। मनः जमा हर, मनोहर। मनः जमा बल, मनोबल। अधः जमा गति, अधोगति। यदि विसर्ग, इसका ख नियम देखिए, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। अगर विसर्ग से पहले व्यंजन हो तो ओ हो जाता है, और विसर्ग से पहले स्वर हो तो र हो जाता है। जैसे निहि जमा आशा, निराशा। निहि जमा उपाय, निरुपाय। निहि जमा भय, निर्भय। निहि जमा विकार, निर्विकार। निहि जमा अथक, निरर्थक। दुह जमा जन, दुर्जन। क नियम और ख नियम अच्छे से समझ आ गया। जब विसर्ग के आगे कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, और यदि विसर्ग से पहले स्वर हो तो विसर्ग का तो र हो जाता है। यानी कि परिवर्तन यहाँ ओ में परिवर्तित हो रहा है और यहाँ र में परिवर्तित हो रहा है। अब इसका ग नियम देखेंगे। यदि विसर्ग के आगे क, च, छ, श हो तो विसर्ग का श का श हो जाता है। जैसे दुह जमा कर, दुष्कर। निहि जमा कपट, निष्कपट। दुह जमा प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति। निहि जमा चय, निश्चय। दुह जमा शासन, दुशासन। निहि जमा चल, निश्चल। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे घ नियम। यदि विसर्ग के आगे क, त, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। नमः जमा कार, नमस्कार। निहि जमा तेज, निस्तेज। पुरुष जमा कर, पुरस्कार। निहि जमा सार, निस्सार। तो यहाँ आप देखिए ग में हमने पढ़ा था यदि विसर्ग के आगे क, च, छ, श हो तो विसर्ग का श या श हो जाता है। घ में हमने घ नियम में पढ़ा यदि विसर्ग के आगे क, त, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। इसे हमने उदाहरणों से जाना। तो बच्चों इस पाठ में हमने जाना स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के नियम केवल तत्सम यानी संस्कृत शब्दों पर लागू होते हैं। हिंदी की प्रकृति संस्कृत के अनुकूल नहीं है, मतलब जो भिन्नता है उसकी बात की जा रही है। प्रत्ययों के लगने से मूल शब्द में जो विकार आता है कुछ विद्वान उसे संधि मान लेते हैं। उदाहरण के लिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे अब जमा ही अभी, वह जमा ही वही, कहाँ जमा ही कहीं, चाचा जमा एरा चचेरा, गांव जमा आर गवार, आधा जमा खिला अधखिला, आधा जमा पका अधपका, कब जमा ही कभी, सब जमा ही सभी, यहाँ जमा ही यहीं, लोहा जमा आर लोहार, मामा जमा एरा ममेरा, काठ जमा पुतली कठपुतली, बात जमा रस बतरस, जब जमा ही जभी, तब जमा ही तभी, वहां जमा ही वहीं, सोना जमा आर सुनार, मौसा जमा एरा मौसेरा, हाथ जमा कड़ी हथकड़ी, हाथ जमा कड़ा हथकड़ा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अपने विषय से आगे। हम प्रश्नोत्तर सीखेंगे, प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे और इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। जो आपको गृह कार्य दिया गया है
उसे पूरा करिए, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए और अपनी पाठ्य पुस्तक से पुनः पाठ का अध्ययन अवश्य करिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।